Uh, Today I'm here to just discuss an idea or a word which has changed my life and it affects almost every corner of the world. Now I'm talking about the respect. What is respect actually for everyone? In India we say everyone is considered to be worthy of respect until it has proved otherwise. ऐसा होता है? अगर आप दुनिया में जितने भी असंतोष देखेंगे, सब रिवॉल्यूशन देखेंगे, जितने भी आंदोलन हुए, जिसको आप एग्री करें कि चाहे ना करें, उन सब के कोर में रहा सोसाइटी का लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ सर्टेन ग्रुप, सर्टेन इंडिविजुअल. अब मैंने अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील करने की कोशिश किया और नॉर्मल मैं 3 आइडेंटिटी मानता था. एक जेनेटिक आइडेंटिटी कि मैं 5 फुट 2 इंच का हूँ, कि मैं गोरा हूँ, कि काला हूँ, कि मैं गे हूँ, कि लेस्बियन हूँ, कि बाइसेक्सुअल हूँ. आई कंसिडर इट एज ए जेनेटिक आइडेंटिटी अनलाइक सम पेशेंट्स ऑफ इंडिया हु थिंक्स इट डिजीज. एनीवे, सेकेंड इज माई सोशल आइडेंटिटी जो मेरे फादर ने दिया है कि मैं किस कास्ट का हूँ, किस धर्म का हूँ, या वो क्या करते हैं. इन दोनों आइडेंटिटी में मेरा कोई रोल नहीं है. थर्ड आइडेंटिटी इज माई आइडेंटिटी कि मैंने अपने एफर्ट से अपने आप को क्या किया. मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं लेकिन मैं कैसा पढ़ने में हूँ. तो थर्ड आइडेंटिटी पर मेरा कंट्रोल है और किसी आइडेंटिटी पर मेरा कंट्रोल है नहीं. तो अगर कोई रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए तो थर्ड आइडेंटिटी के लिए मिलना चाहिए, इन दोनों के लिए नहीं मिलना चाहिए. अगर सेकेंड आइडेंटिटी जो सोशल आइडेंटिटी है, अगर उस पर मेरा बस चलता और आप सबका बस चलता तो आप सबका टाइटल अंबानी आज के डेट में होता. एनीवे तो लेकिन हमेशा होता क्या है कि आपकी तीनों आइडेंटिटी को मिक्स कर आपको रिस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है. और आई विल स्टार्ट विद वन स्टोरी ऑफ माइंड. जब मैं छोटा था तो स्टीम ये आपका क्या है, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आइडिया नहीं था. मेरे फादर रिक्शा चलाते थे, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो इट वाज नॉर्मल फॉर मी कि मैं जा रहा हूँ. जब तक एक इंसिडेंट हुआ नहीं, मैं एक बार, और मैं हमेशा क्लास में टॉपर ही था. भले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था जिसकी फीस 2 रुपये भी थी, लेकिन मैं क्लास में टॉपर ही रहा. एक बार मैं खेलते खेलते एक किसी अच्छे घर के फैमिली, सो कॉल्ड एलीट क्लास पर्सन के घर में चला गया. देन अब ऐसे तो मुझे उनको पता नहीं था. फिर उसके फादर ने पूछा, उस बच्चे के फादर ने, कौन है ये. तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे फादर का नाम क्या. तो मैंने बताया. उनको पता नहीं था, वैसे वो क्या जानते. मेरे फादर सिटी स्टेशन वाराणसी पर रिक्शा चलाते थे, वहीं रहते थे. तो उसने पूछा करते क्या है, तब मैंने बताया. देन द रिस्पॉन्ड वाज सरप्राइजिंग डिफरेंट. मतलब किस तरह निकाला, कैसे निकाला या कुछ किया, वो एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप सभी इंडियन सोसाइटी के पार्ट है, आप सभी जानते हैं. लेकिन वो इंसिडेंट मुझे बहुत शॉक किया है. एक्चुअली इट हर्ट्स मी कि जिस चीज़ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस आइडेंटिटी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं, उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हुआ. तब तक मुझे ये नहीं पता था कि अगर आप फाइटर प्लेन चलाते हो तो आप रिस्पेक्टेबल हो, और इतने ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो कि वो रिस्पेक्ट आपके जीन्स में कैरी करती है और आपके बेटे तक वो रिस्पेक्ट जाती है. लेकिन आप रिक्शा चलाते हो तो आप इतने खराब हो या इतने घटिया हो कि वो घटियापन आपके जीन्स में कैरी कर जाती है और आपके बेटे तक वो घटियापन पहुँच जाती है. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट आइडिया. बट एनी हाउ, उस इंसिडेंट के बाद मैं काफ़ी हर्ट रहा और मैं गया अपने घर पर. आई वाज शॉक्ड कि इस तरह से कोई बिहेव कैसे कर सकता है. तो मैंने एक एरिया में एक पढ़ाई लिखाई करते थे, उनसे पूछा. तो उन्हें बताया कि देखो, समाज में सोशल बैकग्राउंड, सोशल आइडेंटिटी की बहुत वैल्यू होती है. तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी बिल्कुल बेकार है. तो मैंने कहा क्या करूं मैं, सोशल आइडेंटिटी कैसे चेंज करूं. तो मैंने कहा तुम अब कुछ नहीं कर सकते. अब तुम्हारी तो तीसरी आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इतना चेंज करो कि सोशल आइडेंटिटी और तुम्हारी जेनेटिक आइडेंटिटी, उसमें कोई खराबी तो नहीं थी उनके हिसाब से, तो चेंज हो जाए. तुम्हें भूल जाए कि तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी क्या है. तो मैंने पूछा क्या करूँ. तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ. पैसे तो है नहीं, बिजनेसमैन बन नहीं सकते. तो फिर मजाक में बोल दिया कि तुम IAS ऑफिसर बन जाओ. इट इज़ द बिगेस्ट जॉब दैट इंडियन सोसाइटी कंसिडर टिल नाउ. तो मैंने कहा ठीक है, मैं IAS ही बनूंगा. और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी के घर में भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि किसी घर में अगर मुझे एक्चुअल रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो मैं किसी भी फंक्शन, नॉर्मली किसी का इन्विटेशन आता भी नहीं था, तो जितने लोग आता भी था मैं डिसाइड किया कि नहीं जाऊंगा. और तब से लेकर तब तक, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया और आई वाज इनवाइटेड इन द 7 RCR टू हैव लंच विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तब तक मैं किसी भी इन्विटेशन पर शादी में कभी नहीं गया. तो दिस होल जर्नी या जो भी कहिए, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रही, संघर्ष रही.
वो तो है। नेक्स्ट जो मुझे लगा कि मुझे इस जर्नी के लिए जो सबसे प्रॉब्लम थी, परसेवरेंस, या मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि यू हैव टू बी कंटिन्यू। अब दिस इज द बिगेस्ट ट्रबल इन एवरीवन लाइफ कि आप डिसाइड करते हो लेकिन कुछ टाइम आपका मन लगता है, फिर कुछ टाइम नहीं लगता। बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन कि नहीं भाई। अब मैं किसी हिंदू कॉलेज में भी एक बार बोलने गया तो एक लड़के ने बोला कि सर मेरा मतलब सब्जेक्ट में मन इस सब्जेक्ट में मन लगता है, उसमें नहीं लगता। मैंने कहा देखो मैं मैथ का टॉपर रहा, बिल्कुल मैं हमेशा टॉपर रहा। जब ग्रेजुएशन में था तब भी मैं MBA के जो प्रिपरेशन करते थे वो भी मुझसे ट्यूशन लेने आते थे, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और एरिया में लोग जानते थे कि मैं टॉपर रहा। लेकिन मैंने हिस्ट्री फिलॉसफी लिया। उसका रीजन क्या था, हिस्ट्री की बुक किसी से मिल गई और किसी ने बोला कि फिलॉसफी का गाइड कर दूंगा। मुझे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बुक देता तो मैं उसकी तैयारी करता। इंटरेस्ट क्या होता है, मैं कोई प्रोफेशनल लेक्चरर तो बनने वाला नहीं था। मुझे जो भी इंस्ट्रूमेंट था मुझे उसी से अपने आपको अचीव करना था और कंटिन्यूटी मेंटेन करना था। तो मैंने हिस्ट्री फिलॉसफी लिया एंड द रीजन वाज लाइक दैट कि आई गॉट द बुक्स। अगर किसी भी चीज़ की बुक्स मुझे मिल जाती मैं उसी से तैयारी करता। अब ये बात कई लोगों को अजीब लगेगी कि इंटरेस्ट तो किताब में होना चाहिए मेरा, लेकिन आई एम लिटिल बिट रूड एंड हार्श, तो इफ आई विल यूज एनी वर्ड विच इज ऑब्जेक्शनेबल प्लीज फॉरगिव मी। बट जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, पहले तो उसको थोड़ा साइड ही रखिए अगर आपको कुछ अचीव करना है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप एक्चुअल टारगेट को ही भूल जाते हो। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर को तो बताना मुश्किल था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो वो पूछते थे कितना पढ़ोगे, तो आप लोग जो नॉर्थ इंडिया से समझ पाएंगे, मैं बोलता 15 तक, क्योंकि ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप सिविल सर्विस में जा सकते हो। मैंने बोला 15 तक, तो उन्होंने कहा 15 तक, तब तो मैं 6 में था। उन्होंने कहा 9, 1, 2, 3, 4, 9 और 9 साल पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा हाँ इससे इतना तो पढ़ने दीजिए, क्योंकि जबकि उसमें प्लान था कि सबका कि वो रिक्शा चलाते तो मुझे ऑटो चलाना चाहिए, क्योंकि वो 35,000 का मिलता था। मुझे कॉस्ट अभी भी याद है, उसमें रिक्शे का ऑटो का कॉस्ट 35,000 होता था। तो उन्होंने कहा कि 10 भी पढ़ लो, ऑटो चलाओ। तो उनको कैसे पता था कि मैं कैसे इससे क्या सोच रहा हूँ। बट दिस वाज द रीजन, उनके इस वजह से मैं अपने आप को कंटिन्यूअस मेंटेन कर पाया। नेक्स्ट वाज लाइफ में जो मुझे डिफिकल्ट है एक्सपेक्टेशन, कि जब मैं अपने आप से क्या आई वाज लिटरली हार्श। मैंने अपने आप को बहुत अपने जो स्टैंडर्ड जो सक्सेस के होते थे उससे ट्रिपल अपने आप को हाई रखता था। जब मैंने डिसाइड किया, जब मैं 9th 10th में गया, तो मुझे लगा 9th में मैं एक जूते की शॉप में काम करता था, ताकि कुछ उसमें घर में क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, एक रिटेल शू शॉप पर थी, तो मैं वहाँ जॉब करता था। 300 रुपये महीना मुझे मिलता था। लेकिन तब मुझे लगा, मेरे सिस्टर तब तक मैंने अपना प्लान किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या चाहता हूँ घर में। लेकिन उस साल मैंने रिवील किया कि दीदी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। शी वाज शॉक्ड दैट टाइम, बट उन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना तुम्हें मदद कर पाऊंगी, बट ये है तो तुम करो। और इन बिटवीन में अपनी आई लॉस्ट माई मदर ऑल्सो, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, बट नथिंग डेविएट माई दैट आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई सपोज टू गेट। तो मैं हार्श हो गया था। जब मैंने डिसाइड किया तो मेरे सिस्टर ने कहा ठीक है तुम जूते छोड़ दो, मैं कुछ घर में किसी के घर में काम कर लूँगी। तो वो थोड़ा बहुत काम करती थी, और उस टाइम हाउस मेट में होता है थोड़ा बर्तन वर्तन धोने का काम, वो करना शुरू की, ताकि मैं पढ़ाई से पूरी तरह फोकस हो पाऊँ। लेकिन उनके उस एक्सपेक्टेशन को, जो मेरे एक्सपेक्टेशन को जिस पर उनका बिलीफ था, उसके लिए मैंने फिर बहुत अपने आप को हार्श परिस्थितियों में किया। मैंने पहले तो अपने आप को रूम में 30 दिन लॉक किया, क्योंकि हम एक चॉल में रहते थे तो बाथरूम के लिए तो जाना ही पड़ता, लेकिन उसके अलावा मैं रूम से निकलना बंद किया। 30 दिनों तक मैं चेक कर सकता था कि मैं कितने दिन हो, 30 दिन या 30 महीने भी मैं रह सकता था। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को इतना हार्श और टफ बनाऊंगा कि लाइफ में कोई भी चीज़ मुझे डेविएट नहीं कर पाएगी। क्योंकि मुझे सिविल सर्विस का तो आइडिया नहीं था कितना मेहनत लगता है, लेकिन मैंने खुद के स्टैंडर्ड तैयार किए कि मुझे लगा कि मैं इतना हाई स्टैंडर्ड पर अपने आप को ले जाऊंगा कि कितना भी उसमें टफ होगा तो आई विल फिट इन एनी टफेस्ट एग्जाम, बिकॉज मुझे यही बताया गया था कि इट इज़ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। और इस साल भी 11 लाख लोग दिए और ऑलमोस्ट 80 to 90 IAS ऑफिसर सेलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया से। तो इतना तो मुझे आइडिया था कि इट इज़ द टफेस्ट। तो मैंने अपने स्टैंडर्ड हाई करना शुरू किए। मैं अपना को लॉक किया, फिर लोग मेरे पास आते भी नहीं थे, कितना महक रहा है भाई साहब, 30 दिन हो गया नहाया भी नहीं। मैंने कहा नहीं, बाथरूम छोड़कर तो कहीं जाऊँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्लोली मैंने अपने आपको हार्श बनाया, टफ बनाया, ताकि मैं किसी भी चीज़ में फिट हो सकूँ। बिकॉज देयर वाज नो गाइडेंस टू अंडरस्टैंड सिविल सर्विस क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं कहीं भी बोलने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि कैसे इंस्पायर हो। मैंने कहा अपने पेरेंट्स को देखो, उसके अलावा कोई और इंस्पायर कर सकता है लाइफ में। बट मोस्ट इंस्पिरेशनल, आई डोंट नो, मतलब कई लोग, कई महान व्यक्ति भी हैं जो लोग इंस्पायर करते हैं, बट अपने पेरेंट्स से ज़्यादा
इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरा बेटा 4 साल का है, उसकी एक एक चीज़ के लिए मेरे अंदर इतना सेंसिटिव मैं हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स की फीलिंग को अगर आप नहीं समझ रहे हो या आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हो तो आपको कोई इंस्पायर नहीं कर सकता। आई एम सरप्राइज जो अपने पेरेंट्स को छोड़कर किसी और महान, देखिए आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट ग्रेटनेस ऑफ एनीवन, बट आपके लिए तो सबसे ज्यादा ग्रेट आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा ग्रेट इस दुनिया में कोई भी हो सकता है जो समझ सकता है कि आप। अब मेरे फादर को मैं जब भी बोल रहा था कि अक्सर क्या होता तो एक थोड़ा बात का इंसिडेंट, उनको सेप्टिक हो गया था, तो एग्जाम जब मैं 2005 में तो चल नहीं पाते तो क्रॉल, तब उन्होंने क्या किया कि रिक्शा चलाना छोड़ दिया, रिक्शा रिपेयर करना शुरू किया। अब उस टाइप के सिचुएशन में मुझसे बोले कि मैं बोलता कि नहीं मुझे तो इंस्पिरेशन इस आदमी से मिलता है। आई एम सरप्राइज कि ऐसा, वो क्रॉल करके जाते थे 600 मीटर ताकि वो उस साइकिल रिपेयर की दुकान पर जाके अपना रिपेयर कर सके। तो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को जो इंस्पिरेशन मिलता है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके अलावा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे दुनिया में किसी की भी ज़रूरत है कि कोई मुझे इंस्पायर कर सकता है। तो वो मेरे लिए बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब उनकी सिचुएशन को देखना, उसको समझना और डे टू डे अफेयर को। इट्स लॉन्ग लिस्ट बट इट्स टाइम इज लिस्ट, बट वो तो हमेशा प्रॉब्लम रहता है। सेकेंड चीज़ आई जो मेरी लाइफ में, सर्विस। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं क्लास 6 में नेशनलिस्ट हो गया था, क्योंकि तब मुझे देश का आइडिया नहीं था। मेरे लिए देश मेरा परिवार ही था उस समय। आई एम नॉट असेम्ड ऑफ इट एट ऑल, आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मेरे हिसाब से देश आपका परिवार सबसे पहला यूनिट होता है। इट्स वेरी, मैंने हमेशा ही सुना है लोगों को। देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया से प्यार करना जितना आसान है ना, इंडियन से प्यार करना उतना ही मुश्किल है। ये बात हमेशा समझ लीजिए। जो ये बकवास करते हैं ना, वो आप नहीं समझ पाएंगे और स्टेज पर खड़ा होकर मैं उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बिगेस्ट सर्विस टू द नेशन टू सर्व योर फैमिली। मतलब आपको अपने सामने का दुखी आदमी नहीं दिखता, अपनी वाइफ नहीं दिखती प्रॉब्लम में, बट दूसरी महिलाएं आपको प्रॉब्लम में। इट्स जस्ट एग्जांपल। तो इट इज, कितनी अजीब सी बात है। और जब से मेरा बेटा हुआ, मैं उसको लेकर इतना सेंसिटिव रहा कि जब मैं कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहा, मैं ईस्ट दिल्ली में भी कलेक्टर रहा या कहीं भी रहा, तो मैं हर चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हो गया कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ में उसकी इमेज दिखने लगी। तो इफ देयर इज अ रियल अफेक्शन टू योर फैमिली, आपको देश की प्रॉब्लम तो अपने आप दिखेगी। ज़्यादातर लोग वो चिल्लाते हैं सड़क पर आके, उनका फैमिली लाइफ जाके आप देख लीजिए क्या है, तो आपको समझ में आ जाए कि ये कितने बड़े सर्विस है। इसलिए मैंने अपनी बात हमेशा ये बोली कि मेरे लिए सबसे बड़ी सर्विस मेरी फैमिली की थी। आज मैं अपनी सर्विस अपने देश की भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम सो मच कंसर्न विथ माई फैमिली, दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंसर्न विथ माई कंट्री ऑल्सो। इट वॉज माई फिलॉसफी ऑलवेज, और वो हमेशा उस टाइम हमेशा मेरे लिए रहा। आई विल नॉट से कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड। इवन अब मैं आपको बताऊं कि जिस आदमी ने मुझे लात मार के निकाला था मेरे सिलेक्शन के बाद, वो सबसे पहले आया था कि मुझे पहले ही पता था ये लड़का ब्रिलियंट है। उस आदमी ने हमेशा, और उस आदमी का बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जो गलती उस आदमी ने किया कि मेरी सोशल लिगेसी को मेरे ऊपर इम्पोज किया, मैंने इस चीज़ को हमेशा कट ऑफ किया। उसका दोस्त मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड रहा हमेशा, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता था कि उसके फादर ने मेरा बेइज्जती किया तो बेटे से तो मैं बदला लूँगा। यानी वो बीमारी जो वहाँ चली थी, आज मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था। तो चेंज, आप सोसाइटी का माइंड सेट तो ऐसा नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप इतने एग्जाम्पल देख रहे हैं कि लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और चेंज हो भी रहा है, बट देन यू हैव टू फिट। अब मैं उसमें बोलता है कि नहीं ये तो अब जैसे मेरा एक दोस्त बोला कि यार तुम्हारा इतना टॉन्टिंग लोग करते हैं, तुम्हारे फादर को, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा तुम्हें क्या है कि जब तुम बाइक से जाते हो तुम्हें कोई पीछे से ठोकता है, तुम क्या बोलते हो, जानते नहीं मैं कौन हूं, और मैं क्या बोलूं, वो तो मुझे जान ही रहा है तभी तो टोंट कस रहा है। तो मेरे लिए सिचुएशन रिवर्स थी, तो मुझे जो जानता तो वही टोन करता, तो मैं बोल ही नहीं सकता जानता नहीं मेरे बाप कौन है, अरे सब जान रहे वही मुझे बोल रहे हैं। तो देयर इज ए चेंज, बट यू कैन नॉट चेंज द माइंड सेट, बट यू हैव टू एडजस्ट। तो अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं उनके माइंड सेट को चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एंड आई ट्राइड ऑल्सो, एंड विद गॉड ग्रेस एंड फैमिली मुझे सक्सेस मिली। ट्रियम्फ तो आई विल नॉट से, इट इज़ नॉट एंड ऑफ जर्नी, लेकिन लाइफ ने मुझे हमेशा बहुत सिखाया। अब देयर इज ऑलवेज, मैं अपनी हर जीत को अपनी नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे लिए बड़ा किया। मैं जब बताऊं, मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो
हालांकि कई साल से मैं कपड़ा लिया ही नहीं था, तो मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं था। अब जूता और टाई तो किसी का पहन लो, पैंट शर्ट कैसे पहनो किसी का? तो मैंने जूते और टाई तो किसी से ले लिए कि भाई तुम दे दो, पैंट शर्ट मिले ही नहीं। तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने, अच्छा उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी किसी तरह 1500 दिया। और वो भी पैसा उन्होंने उस चीज़ का दिया जो उनके प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के टाइम थे। वो मुझे बाद में पता चला जब मैं सेलेक्ट हो गया। तो अब किसी ने उसे बोला भी कि आपको आइडिया नहीं कि आपने दे दिया, आपको मिसकैरेज हो सकता है, दवा नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। तो उन्होंने उस टाइम बोला कि नहीं मुझे उसके ऊपर श्योर है, ये वो आप उसकी मेहनत को जानते नहीं। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं, मुझे किसी और ने बताया इसी बात को मेरे इंटरव्यू से एक दिन पहले। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मैं जब बोर्ड में गया तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो कॉन्फिडेंस मेरे सिस्टर ने मेरे ऊपर दिखाया मैं उसको हारने नहीं दूंगा। तो अब बोर्ड में रहा भी, एंड नॉर्मली जो लोग भी यूपीएससी के इंटरव्यू से वाकिफ़ हैं वहाँ पर नॉर्मली 60% मिलता है, बट आई गॉट 80% इन हिंदी मीडियम, विच इज़ वेरी वेरी रेयर एक्चुअली। तो उसका आपको मैं रीज़न भी बताता हूँ। जब पूरा इंटरव्यू हो गया तो मेरी बोर्ड की चेयरमैन थी परवीन तला मैम। तो परवीन तला मैडम ने पूछा कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया गोविंद, लेकिन तुम सेलेक्ट नहीं हो तो क्या करोगे? एंड आई वाज कंफ्यूज कि अगर मैं बोलूँ कि फिर ट्राई करूँगा तो शी विल बी श्योर कि इसको खुद ही श्योर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं मैं बिल्कुल श्योर हूँ, तो शी मे थिंक कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैंने फिर सोचा कि लाइफ ने मुझे क्या सिखाया। तो मैंने उनसे बोला, मैडम आप गाड़ी में ड्राइव करती हैं तो क्या आप हॉस्पिटल का कार्ड लेके चलती हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो आरएमएल में ले जाना है कि जीटीवी में ले जाना है? मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना सोच रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, ये क्या करूँगा। अभी तक तैयारी बहुत अच्छी चली, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। और मैं कोई अभी थॉट नहीं रखा हूँ कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो क्या होगा। इट्स ए गुड ड्राइव वही होगा जब मैं किसी हॉस्पिटल का कार्ड लेकर नहीं चल सकता। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर। आई थिंक दिस वॉज द की थिंग कि उन्होंने मुझे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर दिया था। बट दिस इज अ जर्नी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लाइफ में सीखी थी। और रिस्पेक्ट ने मुझे क्या सिखाया था लाइफ में, आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम, सर्विस, पर्सपेक्टिव, एक्सपेक्टेशन, चेंज एंड ट्रिप। ये पूरा रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट जो मेरे पूरे लाइफ में चला, इट्स नॉट द एंड। और कल भी मैं किसी से अपने टॉक के बाद डिस्कस कर रहा था, तो किसी ने बोला कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड यूज कीजिए बिकॉज आई एम वेरी अग्रेसिव इन आइडिया। और मैं क्या कर सकता हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो कि आग भी जला दो, बोलो गर्म भी मत होना। अब लाइफ ने मुझे ऐसा बना दिया तो मैं क्या कर सकता। आई एम ट्राई टू बी कूल और हार्श वर्ड यूज नहीं करूँगा। लेकिन तब उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला मुझसे कि तो आप वर्ड ठीक यूज कीजिएगा क्योंकि आप थोड़ा शायद एलीट क्लास के लोग आएंगे थोड़ा सुनने। तो मैं कह रही कौन से एलीट क्लास के लोग सुनने आ रहे हैं, बट डिजीज कंटिन्यू और द जर्नी विल कंटिन्यू ऑल्सो। और मैं हमेशा लाइफ में यही देखा हूँ कि अब तो यहाँ पर आके और भी देखने को मिला कितने लोग ट्राई कर रहे हैं और कितने लोग अपने आप को सोचने की कोशिश कर। बट ये जर्नी चलती रहेगी जब तक हम किसी इंडिविजुअल एफर्ट के बिना रिस्पेक्ट करना न सीख ले, तब तक जर्नी चलती रहेगी। और मेरा हमेशा तो एक ही रहा लाइन जब तक मैं तैयारी करने रहा कि टू हेल्प विथ योर सर्कमस्टांसेस आई विल क्रिएट माई अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली बचपन में हेल्प की जगह कुछ और वर्ड यूज करता था, बट यू आर सिविलाइज्ड पीपल सो आई विल नॉट यूज दैट वन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग।